हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीटर प्लस बी क्लासरूम। इस लेक्चर में आज हम कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज़ आपके डीटर प्लस बी टीजीटी सोशल साइंस में आए हुए हैं उन सभी को कवर कराएंगे। इससे पहले मैंने एक लेक्चर लिया था जिसमें कि मैंने कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स का फुल टॉपिक कवर कराया है। उस लेक्चर को लेने के बाद आप इस टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द को-वर्कर ऑफ कार्ल मार्क्स। इसमें क्या पूछा है कि कार्ल मार्क्स का को-वर्कर कौन है। को-वर्कर मतलब सहकर्मी, उनके साथ काम करने वाला, उनके साथ जिसने बुक्स लिखी हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम को-वर्कर। तो कौन था को-वर्कर? ये मैंने बताया है कि कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स बहुत अच्छे फ्रेंड थे और इसीलिए इन्होंने एक साथ कोलैबोरेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा बुक्स भी लिखी हैं, काफ़ी थ्योरीज इन्होंने एक साथ दी है। तो इसलिए इसका आंसर होगा हमारा फ्रेडरिक एंगल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आइडिया ऑफ सोशलिस्ट सोशलिज्म आर ऑल्सो नोन एज। तो ऑप्शंस है हमारे फासिज्म, अनार्कियो प्रिमिटिव्स एंड मार्क्सिज्म एंड कैपिटलिज्म। तो हमने क्या बताया था, मैंने आपको लेक्चर में बताया था साइंटिफिक सोशलिज्म एंड यूटोपियन सोशलिज्म। ठीक है, मैंने आपको दो थ्योरीज बताई थी, यूटोपियन सोशलिज्म। ठीक है, तो यूटोपियन सोशलिज्म एंड साइंटिफिक सोशलिज्म दो कंसेप्ट है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। साइंटिफिक सोशलिज्म को किस नाम से जाना जाता है? साइंटिफिक सोशलिज्म को हम मार्क्सिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि मार्क्सिज्म के नाम से जाना जाता है। अब हम यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साइंटिफिक सोशलिज्म रेफर्स टू द सोशलिस्ट आइडियाज़ डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स। साइंटिफिक सोशलिज्म जो है वो सोशलिस्ट आइडिया था एक, जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा डेवलप किया गया था और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा डेवलप किया गया था। देयर अप्रोच इज़ कॉल्ड मार्क्सिज्म। उनकी जो अप्रोच है उसको मार्क्सिज्म बोला जाता है क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन मार्क्स एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री, क्लास स्ट्रगल एंड कैपिटलिज्म यूजिंग हिस्टोरिकल मेटलिज्म। तो मैंने आपको एक थ्योरी पढ़ाई थी हिस्टोरिकल मेटलिज्म की, और उसी थ्योरी में इन्होंने साइंटिफिकली सोसाइटी को एनालाइज किया है और उस थ्योरी में ही इन्होंने हिस्ट्री की कुछ स्टेजेस बताई हैं कि किस तरीके से सोसाइटी को एनालाइज करने के बाद इन्होंने हिस्ट्री किस तरीके से एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाती है। इन्होंने क्लास स्ट्रगल के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई हुई है और इसीलिए इसको मार्क्सिज्म बोला जाता है। अनलाइक यूटोपियन सोशलिज्म विच proposed ideal societies without a scientific analysis। ठीक है, यूटोपियन सोशलिज्म में क्या है? यूटोपियन सोशलिज्म एक ऐसी आइडियल सोसाइटी की बात करता है, ठीक है, विदाउट ए साइंटिफिक एनालिसिस। वो कोई साइंटिफिक एनालाइज नहीं करता है सोसाइटी को, वो सिर्फ एक आइडिया देता है सोसाइटी का कि एक आइडियल सोसाइटी हमारी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन साइंटिफिक में क्या होता है कि वो एक तरह से सोसाइटी को एनालाइज करते हैं, उसमें क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, उसकी हिस्ट्री किस तरीके से डेवलप होती है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए साइंटिफिक सोशलिज्म जो है वो मार्क्सिज्म के नाम से जाना जाता है। एक्सप्लेन्स सोशल चेंजेस थ्रू मटेरियल कंडीशन। और साइंटिफिक सोशलिज्म में मैंने बताया था आपको कि मटेरियल कंडीशन को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी एंड क्लास कन्फ्लिक्ट को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी कि सोसाइटी हमारी किस के थ्रू चेंज होती है। एक तो मटेरियल कंडीशंस के थ्रू चेंज होती है और एक क्लास कन्फ्लिक्ट के थ्रू चेंज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्क्सिस्ट फिलोसफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मार्क्सिस्ट फिलोसफी के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? चलिए देखते हैं पहली स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। देयर कैन नॉट बी अ पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि मार्क्स का मानना था कि अगर हमें कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की तरफ जाना है तो ये कोई एक पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, उन्होंने किस चीज़ की बात की थी? वो पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं करते थे, वो वॉयलेंट रिवॉल्यूशन की बात करते थे। किसकी बात करते थे? वॉयलेंट रिवॉल्यूशन की बात करते थे। ठीक है, फिर सेकंड स्टेटमेंट हम देखते हैं कि द वर्किंग क्लास विल सीज स्टेट पावर थ्रू रिवॉल्यूशन। उन्होंने क्या कहा था कि वर्किंग क्लास जो है, जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, जिसको हम प्रोलेटेरिएट क्लास भी बोलते हैं, वर्किंग क्लास ही बोलते हैं उसको, विल सीज स्टेट पावर, वो स्टेट की पावर को सीज कर लेगी।
किसके थ्रू? रिवॉल्यूशन के थ्रू। तो अब देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। तो पहली स्टेटमेंट क्या सही है? देखिए यहाँ पर बोला गया है कि पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद से समाजवाद में शांतिपूर्ण परिवर्तन नहीं हो सकता। बिल्कुल ये बात सही है कि समाजवाद में अगर हमें जाना है तो कोई शांतिपूर्ण परिवर्तन नहीं चाहिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सोसाइटी में एक रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा। एक वॉयलेंट रिवॉल्यूशन के थ्रू ही हम सोशलिज्म की तरफ जा सकते हैं। फिर दूसरी स्टेटमेंट है मजदूर वर्ग क्रांति के माध्यम से राज्य सत्ता पर अधिकार करेंगे। ये भी बात उन्होंने कही थी। उन्होंने जब स्टेजेस बताई थी तो उन्होंने क्या बोला था कि एक सोशलिज्म की एक स्टेज आती है, सोशलिज्म की एक स्टेज आती है जहाँ पर किसका डोमिनेशन हो जाता है, किसकी सरकार आ जाती है, स्टेट की जो पावर होती है वो किसके हाथ में आ जाती है? वर्किंग क्लास के हाथ में आ जाती है, प्रोलेटेरिएट वर्ग के हाथ में आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए कार्ल मार्क्स फिलोसफी रिगार्डिंग हिज स्कीम ऑफ द हिस्टोरिकल स्टेजेस ऑफ सोसाइटी। अब इसमें जो मैंने हिस्टोरिकल मेटलिज्म की थ्योरी बताई थी उसमें उन्होंने कुछ स्टेजेस बताई हैं सोसाइटी की कि किस तरीके से सोसाइटी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाती है, फिर दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज में जाती है। ठीक है, तो ये सभी स्टेजेस उन्होंने इस थ्योरी में बताई थी। अब उसमें पूछा है कि कौन सी स्टेट उसमें मेंशन नहीं थी, कौन सी जो स्टेज है उसमें मेंशन नहीं थी, वही हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। कार्ल मार्क्स के समाज में ऐतिहासिक विकास के चरणों से संबंधी सिद्धांत का भाग नहीं है। कौन सा भाग नहीं है? हमने यहाँ पर देखा कैपिटलिज्म, उन्होंने बताया था, कैपिटलिज्म के बारे में भी बताया था। कैपिटलिज्म एक स्टेज थी। फ्यूडलिज्म के बारे में भी बताया था, स्लेवरी सोसाइटी के बारे में बताया था, लेकिन इम्पीरियलिज्म के बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया था। तो ये कोई स्टेज नहीं थी उनकी। ठीक है, ये तीनों स्टेज हैं लेकिन ये इम्पीरियलिज्म कोई स्टेज नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इम्पीरियलिज्म। ठीक है, चलिए देखिए ये है उनकी सारी स्टेजेस। कार्ल मार्क्स ने मोड ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है मतलब प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, उसी को हम मोड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और इसी के बेसिस पर मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता रहता है, मतलब कि जो सोसाइटी है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर चेंज होती जाती है। इसी को उन्होंने हिस्टोरिकल स्टेजेस बोला था कि हिस्टोरिकल स्टेजेस कैसी है। जैसे कि उन्होंने पहली स्टेज कौन सी बताई थी? प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जिसमें कोई क्लास नहीं थी, नो क्लास। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्लेवरी सोसाइटी। उसके बाद ये जो सोसाइटी है ये स्लेवरी सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाती है। देन ये स्लेवरी सोसाइटी फ्यूडलिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर फ्यूडलिज्म सोसाइटी कैपिटलिज्म में आ जाती है। फिर उसके बाद सोशलिज्म। तो इस तरीके से ये ट्रांजिशन एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाता है। और जिसके बारे में मैंने अभी बताया था आपको, सोशलिज्म, जिसको हम ट्रांजिशनल स्टेज बोलते हैं, जो कि हमें कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की तरफ ले जाती है, कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की तरफ ले जाती है, वो कम्युनिज्म की तरफ ले जाती है। इसीलिए इसको हम ट्रांजिशनल स्टेज बोलते हैं। और ये वही स्टेज है जहाँ पर डिक्टेटरशिप आ जाती है प्रोलेटेरिएट क्लास की या फिर वर्किंग क्लास की, वर्किंग क्लास, या फिर हम इसको बोल सकते हैं, एक सेकंड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या? प्रोलेटेरिएट क्लास। प्रोलेटेरिएट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर डोमिनेंस दिखाई देता है, सारी स्टेट की पावर किसके पास चली जाती है? वर्किंग क्लास के पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, स्टेजेस बताई थी वो हमने कवर कर ली। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें से देखने की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मार्क्सिस्ट सोशलिज्म बिलीव्स दैट सोशलिज्म कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू वॉयलेंट रिवॉल्यूशन। मार्क्सिस्ट सोशलिज्म क्या बिलीव करते थे कि सोशलिज्म, अगर हमें सोशलिज्म को प्राप्त करना है, एक सोशलिस्ट सोसाइटी हमें चाहिए, अगर हमें सोशलिस्ट सोसाइटी अचीव करनी है तो वो हम केवल वॉयलेंट रिवॉल्यूशन के थ्रू ही अचीव कर सकते हैं। ये बात उन्होंने
बोली थी, ये बात मैंने अभी बताई। इवोल्यूशनरी सोशलिज्म इम्प्लाइज दैट देयर इज़ नो नीड टू ओवरथ्रो द स्टेट। लेकिन अगर हम इवोल्यूशनरी सोशलिज्म की बात करें तो वो क्या बात करते हैं कि स्टेट को ओवरथ्रो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको उखाड़ के फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, राज्य को हमें हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम राज्य की एग्जिस्टेंस में ही क्या कर सकते हैं, सोशलिज्म को ला सकते हैं। वो रिफॉर्म्स की बात करते थे। तो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म एक अलग था जो कि वोलेंट रिवॉल्यूशन की बात करता था, लेकिन इवोल्यूशनरी सोशलिज्म क्या था कि वो ये कहता था कि स्टेट को ओवरथ्रो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसी के रहते हुए कुछ रिफॉर्म्स ला सकते हैं और इसी के द्वारा हम सोशलिज्म को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एक सोशलिस्ट सोसाइटी को ला सकते हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी सोशलिज्म ये बात करते थे। तो इसमें दोनों पॉइंट्स जो है हमारे सही हो जाएंगे, बोथ 1 and 2, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर इवोल्यूशनरी सोशलिज्म बोला गया है। तो देखो सोशलिज्म का जो टॉपिक है वो रशियन रिवॉल्यूशन के बाद आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ सोशलिज्म में आप एक सोशलिज्म को एक अम्ब्रेला की तरह मानिए कि एक अम्ब्रेला है, और इसी के अंदर ये मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, यूटोपियन सोशलिज्म, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, या फिर हम बोल सकते हैं यूटोपियन सोशलिज्म, ठीक है, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, ठीक है। तो ये सभी किस में आते हैं, ये सभी सोशलिज्म के पार्ट्स ही होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बस एक सोशलिज्म को पाने का तरीका अलग अलग बताया गया है, ठीक है। तो जैसे कि मार्क्सिस्ट सोशलिज्म ने हमने पढ़ लिया कि वोलेंट रिवॉल्यूशन की बात करते थे, ये क्या बात करते थे, रिफॉर्म्स की बात करते थे, एक ग्रेजुअल रिफॉर्म के एक ग्रेजुअल चेंज की बात करते थे कि हमें रिवॉल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम एक ग्रेजुअली सोसाइटी को सोशलिज्म की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। और एक बात और आप याद रखना कि इवोल्यूशनरी सोशलिज्म की जब भी बात आती है तो इसमें किसका नाम जुड़ता है, एडवर्ड बर्नस्टेन, ठीक है। एडवर्ड बर्नस्टेन जो थे वो इवोल्यूशनरी सोशलिज्म के जनक माने जाते हैं, ठीक है, इस नाम को भी आपको याद रखना है। और ये डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात करते थे, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स की बात करते थे, इसलिए इनको इवोल्यूशनरी सोशलिज्म नाम दिया गया था, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही लगाएंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटलिस्ट फिलोसफर। अब इसमें से कौन सा कैपिटलिस्ट फिलोसफर नहीं है, तो मैंने अभी बताया कैपिटलिस्ट फिलोसफर कार्ल मार्क्स कैसे हो सकते हैं। कार्ल मार्क्स तो कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना चाहते थे, ओवरथ्रोन करना चाहते थे, ठीक है, उसको तो वो क्रिटिसाइज़ करते थे, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के तो वो खिलाफ थे। वो किस सोसाइटी को लाना चाहते थे, वो सोशलिस्ट सोसाइटी को लाना चाहते, सोशलिज्म को लाना चाहते थे, कम्युनिस्ट सोसाइटी को लाना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, कार्ल मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर पूछा है नॉट अ कैपिटलिस्ट फिलोसफर। अब हम बात कर लेते हैं एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ कौन थे, इनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं और फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फादर ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कैपिटलिज्म दोनों बोला जाता है, ठीक है। अब इनकी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, वो भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे कि इनकी एक थ्योरी है इनविजिबल हैंड, ये थ्योरी भी काफ़ी बार पूछी गई है कि इनविजिबल हैंड किसकी थ्योरी है, तो वो एडम स्मिथ की थ्योरी है, ठीक है। इनकी एक बुक भी है द वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है।
ये कब लिखी गई थी? 1776 में। और ये किसकी बात करते थे? डिवीज़न ऑफ लेबर की इन्होंने बात करी है, डिवीज़न ऑफ लेबर, ठीक है। और इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था लेसिस फेयर का, ठीक है, लेसिस फेयर, ठीक है। लेसिस फेयर का मतलब क्या था? लेसिस फेयर में ये बताते थे कि इसमें स्टेट का जो इंटरफेयर है वो कम से कम होना चाहिए, किस में? मार्केट में, क्योंकि वो किसकी बात करते थे? वो फ्री मार्केट की बात करते थे। किसकी बात करते थे वो? फ्री मार्केट, कंपटीशन की बात करते थे, ठीक है। तो ये हमारा लेसियर फेयर का कंसेप्ट हो गया। वो क्या, इसके अकॉर्डिंग वो क्या कहते थे कि सरकार के न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए मार्केट में, ठीक है। और फिर इसके बस इससे रिलेटेड यही पॉइंट्स हैं आपके, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, इनविजिबल हैंड भी आया है, एंड द वेल्थ ऑफ नेशन बुक भी आपकी आई है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकेंड, आप जॉन लॉक के बारे में भी कुछ फैक्ट हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब जॉन लॉक, ठीक है, जॉन लॉक के बारे में हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है, फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है, उदारवाद, ठीक है। और अब इनकी कुछ इन्होंने कुछ अधिकार बताए थे जो कि नेचुरल अधिकार हैं, ठीक है। इन्होंने कहा था कि हर इंसान जो है, हर व्यक्ति जो है, 3 नेचुरल अधिकारों के साथ बोर्न होता है। अब वो 3 अधिकार कौन से थे जो नेचुरल अधिकार बताए थे इन्होंने? नेचुरल राइट्स कौन से थे? पहला था हमारा लाइफ का, दूसरा लिबर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इन तीनों अधिकारों को उन्होंने नेचुरल राइट्स बताया था, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि स्टेट इन व्यक्तियों के, नागरिकों के इन तीनों अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया जाता है, इनकी सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। स्टेट का क्या काम होता है कि वो नागरिकों के इन तीनों अधिकारों को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और उनकी एक फेमस बुक भी है। फेमस बुक कौन सी है? द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। बुक यहाँ पर लिख लेते हैं हम, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये उनकी फेमस बुक हो गई, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है, ठीक है। और फिर हम बात कर लेते हैं उनके, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था टैबुला रासा का कंसेप्ट। ये आपकी साइकोलॉजी में भी पूछा जाता है, जो आपकी पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है कि टैबुला रासा का कंसेप्ट किसने दिया था। तो ये जॉन लॉक ने दिया था। और टैबुला रासा का मतलब क्या है? टैबुला रासा का मतलब है ब्लैंक स्लेट, ब्लैंक स्लेट। तो इससे उनका मतलब ये था कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, उसके पास कोई नॉलेज नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वो ग्रेजुअली सोसाइटी से, अपने एनवायरनमेंट से जो भी चीज़ें सीखता है, जो भी एक्सपीरियंस करता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो नॉलेज है वो बनती है, उसके अकॉर्डिंग उसकी नॉलेज डेवलप होती है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा था कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, ठीक है। उसी को इन्होंने टैबुला रासा बोला था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर असर्शन दिया हुआ है और एक रीज़न दिया हुआ है, ठीक है। असर्शन रीज़न के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो मार्क्स बिलीव दैट कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट्स वर्कर्स। मार्क्स क्या बिलीव करते थे कि जो कैपिटलिज्म है वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता है,
ठीक है, ये बात हमने देखी कि मार्क्स हमेशा कैपिटलिज्म के विरोध में रहते थे, वो इसको क्रिटिसाइज करते थे, वो यही बोलते थे कि कैपिटलिज्म क्या करता है, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता है। तो ये असर्शन तो हमारा सही नज़र आ रहा है। फिर हम रीज़न की बात करेंगे, तो रीज़न में क्या लिखा हुआ है, कैपिटलिस्ट्स एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स जनरेटेड बाय वर्कर्स लेबर। उन्होंने वो क्या मानते थे कि जो कैपिटलिस्ट हैं वो सारा जो प्रॉफिट है वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, ठीक है, अपने पास संचित कर लेते हैं, जो कि किसके द्वारा जनरेट किया जाता है, वर्कर्स के लेबर के द्वारा, ठीक है, वर्कर्स के लेबर के द्वारा, वर्कर के जो श्रम होता है उसके द्वारा वो जनरेट किया जाता है। मतलब यहाँ पर ये है सिंपल सा कि सारा प्रॉफिट कौन जनरेट कर रहा है, कौन बना रहा है, ये वर्कर्स बना रहे हैं, लेकिन जा किसके पास रहा है, कैपिटलिस्ट लोगों के पास जा रहा है, ठीक है, इनके पास जाके एक्यूमुलेट हो जा रहा है। तो यहीं पर उन्होंने उसको एक्सप्लॉयटेशन का मेन कारण बताया था, उसको हम सरप्लस वैल्यू भी बोलते हैं प्रॉफिट को, ठीक है, इसी को हम कैपिटलिज्म में इसी को एक्सप्लॉयटेशन का मेन कारण बताया था। तो यहाँ पर रीज़न भी सही हो गया और एसर्शन भी सही हो गया कि भाई कैपिटलिज्म जो है वर्कर्स को एक्सप्लॉयट करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, कैसे करते हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जो प्रॉफिट है वो जनरेट किया जाता है वर्कर्स लेबर के द्वारा, और वो सारा जो प्रॉफिट है वो कैपिटलिस्ट लोगों के पास चला जाता है, और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि वर्कर्स को एक्सप्लॉयट किया जाता है कैपिटलिज्म में। तो इसमें हमने देख लिया कि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द यूटोपियन सोशलिस्ट वर साइंटिफिक इन देयर आउटलुक। तो यूटोपियन सोशलिस्ट जो हैं उन्होंने वो साइंटिफिक थे, उनके आउटलुक में वो साइंटिफिक नज़र आते थे। ये तो यहाँ पर गलत बात लिखी है, क्योंकि यूटोपियन सोशलिज्म के अगेंस्ट में ही तो साइंटिफिक सोशलिज्म उभर कर सामने आया था, जिसको मार्क्स ने दिया था, ठीक है। तो ये तो इसका बिल्कुल अपोजिट है। यूटोपियन सोशलिज्म को क्रिटिसाइज कौन करती थी, कौन, साइंटिफिक सोशलिज्म, ठीक है, ये मार्क्स ने दिया था। तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। द यूटोपियन सोशलिस्ट वर कंसर्न अबाउट सोशल जस्टिस। बिल्कुल वो सोशल जस्टिस के बारे में कंसर्न तो थे, सोशल जस्टिस के बारे में बात करते थे, ठीक है, न्याय के प्रति चिंतित थे। लेकिन यूटोपियन सोशलिस्ट जो थे वो साइंटिफिक नहीं थे, उनका नेचर साइंटिफिक नहीं था, वो सोसाइटी को एनालाइज नहीं करते थे साइंटिफिकली, ठीक है। उन्होंने सिर्फ एक आइडियल सोसाइटी की बात करी थी, उन्होंने ये नहीं बताया था कि सोसाइटी किस तरीके से इन सोशलिज्म की तरफ जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, ओनली सेकंड। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन है आपका। फेमस फिलोसफर कार्ल मार्क्स इज क्रेडिटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। कार्ल मार्क्स को कौन सी थ्योरी का क्रेडिट दिया जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपको सारी थ्योरी कवर कराई हुई हैं, ठीक है। डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म, ये वाली थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी जब मैंने आपको कार्ल मार्क्स की सारी थ्योरीज पढ़ाई थी, उसमें डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म भी थ्योरी थी, ठीक है। तो ये थ्योरी, अब इस थ्योरी को हम देख लेते हैं कि कैसे डेवलप हुई थी। जैसे कि अगर हम बात करें, हीगल एक फ़िलोसफर थे, ठीक है। हीगल एक फ़िलोसफर थे जिन्होंने एक थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, सॉरी मटेरियलिज्म नहीं, यहाँ पर गलत हो गया। उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की थ्योरी दी थी, आइडियलिज्म, ठीक है। तो हीगल ने डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की थ्योरी दी थी। डायलेक्टिकल का मतलब क्या है, द्वंद्व होना, विरोध होना, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन होना, ठीक है। तो मार्क्स ने क्या कहा, हीगल क्या कहते थे कि हमारी जो सोसाइटी है वो डेवलप होती है किसके थ्रू होती है, वो कॉन्ट्राडिक्शन के कारण होती है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन के कारण होती है। और वो किसके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, वो आइडियाज़ के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन जब होता है ना, तो हमारी सोसाइटी डेवलप होती है, ठीक है। तो फिर मार्क्स आते हैं, मार्क्स क्या बोलते हैं,
मार्क्स बोलते हैं कि आपकी ये बात तो सही है कि डायलेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन से सोसाइटी चेंज होती है, लेकिन आइडियाज़ के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन से सोसाइटी चेंज नहीं होती है। वो मटेरियल कंडीशन के बीच में जब कॉन्ट्राडिक्शन होता है तब सोसाइटी चेंज होती है, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन के बीच में जब कॉन्ट्राडिक्शन होता है तब सोसाइटी चेंज होती है, और इसीलिए उन्होंने थ्योरी दी थी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ठीक है। तो इसी तरीके से ये थ्योरी डेवलप होती है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्ल मार्क्स गेव अ सोशल थ्योरी विच लिंक्ड। कार्ल मार्क्स की जो सोशल थ्योरीज हैं, जो भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है वो सारी सोशल थ्योरीज हैं उनकी, ठीक है। तो उसमें वो किस किस चीज़ को लिंक करते थे? तो जब मैंने हिस्टोरिकल मेटलिज्म की थ्योरी बताई थी, इसमें वो क्या कहते थे कि इकोनॉमिक्स जो है, जो हमारी सोसाइटी चेंज होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? इकोनॉमिक्स के बेस पर होती है। जब मैंने आपको उसमें बताया था कि कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को 2 बेसिस पर डिवाइड किया था, ठीक है। एक तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बोला था, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और एक उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर बोला था, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर बोला था। इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने इकोनॉमी को रखा था, ठीक है, इकोनॉमी, और इसमें मेनली वो किसकी बात करते थे? एमओपी, मतलब कि मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते थे, ठीक है। और सुपर स्ट्रक्चर में वो सोसाइटी के जितने भी अदर स्ट्रक्चर्स हैं उन सभी को रखते थे, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, पॉलिटिक्स हो गया, कल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, आइडियाज़ हो गया, ठीक है। तो ये सभी उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर में रखे थे। और उन्होंने क्या बताया था कि जब भी किसी सोसाइटी की इकोनॉमी चेंज होती है, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा सुपर स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, मतलब कि हमारी पॉलिटिक्स भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी, कल्चर भी, एजुकेशन भी, आइडियाज़ भी, एंड और जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं वो सभी। लेकिन इकोनॉमी को उन्होंने बेस बोला था, इसको हम बेस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको उन्होंने बेस बोला था कि इसी के अकॉर्डिंग सोसाइटी चेंज होती है, और सोसाइटी चेंज होती है मतलब कि हमारी हिस्ट्री चेंज होती है। तो यहीं पर हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री, इन तीनों में उन्होंने लिंक बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब पब्लिश की गई थी, कब प्रकाशित हुई थी? ये 1848 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कब प्रकाशित हुई थी। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में हम कुछ और फैक्ट्स भी देख लेते हैं जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये किसकी बुक थी? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये जो बुक थी ये कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, के द्वारा लिखी गई थी। तो ये बुक कौन सी थी? हमारी कोलैबोरेशन के साथ लिखी गई थी, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा, ठीक है। और इसकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? लैंग्वेज जो थी वो इसकी जर्मन थी, ओरिजिनल लैंग्वेज, ठीक है। इसका टाइटल क्या था ओरिजिनल? मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। और ये किसकी रिक्वेस्ट पर बनाई गई थी? ये कम्युनिस्ट लीग की रिक्वेस्ट पर बनाई गई थी। ये बुक लिखी गई थी किसकी रिक्वेस्ट पर लिखी गई थी ये बुक? ये कम्युनिस्ट लीग की रिक्वेस्ट पर लिखी गई थी, ठीक है, कम्युनिस्ट लीग। फिर हम बात करते थे इस बुक में कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स लिखे गए हैं, स्लोगन, ठीक है। उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लोगन है जिससे
मतलब कि ये बुक के सबसे एंड में लिखा गया था। इसमें क्या बात की गई थी कि सभी वर्कर्स को, वर्ल्ड के जितने भी वर्कर्स हैं उन सभी को यूनाइट हो जाना चाहिए। ठीक है, उन्होंने यही बात बोली थी कि वर्कर्स ऑफ ऑल कंट्रीज शुड बी यूनाइटेड। ठीक है, वर्कर्स ऑफ ऑल कंट्रीज यूनाइट। ठीक है, सभी वर्कर्स को यूनाइट करने की बात करते थे। ठीक है, ठीक है, और तो ये हमारी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बुक हो गई। और वर्किंग क्लास को उन्होंने प्रोलेटारिएट क्लास बोला था, जो मैंने अभी बताया है आपको, प्रोलेटारिएट क्लास, और उसी को वर्किंग क्लास बोलते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज। अब ओरिजिनली मैंने अभी बताया कि ओरिजिनली वो किस लैंग्वेज में पब्लिश की गई थी, वो जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश की गई थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथेडो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ, मतलब कि उन्होंने यहाँ पर क्या क्या बोला था कि अब तक के समस्त समाज का जो इतिहास है वो किसका इतिहास है। उन्होंने किसके इतिहास की बात करी थी कि उन्होंने कहा था कि ये क्लास स्ट्रगल का इतिहास है। ठीक है, क्लास स्ट्रगल का इतिहास है। और ये जो फेमस स्टेटमेंट है ये किस में लिखी गई है, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखी गई है। उन्होंने अब तक की जितनी भी एग्जिस्टिंग सोसाइटी हैं वो सभी हिस्ट्री, वो सभी सोसाइटी क्या है, वो क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था कि अब तक के समस्त समाज का इतिहास किसका इतिहास है, वो क्लास स्ट्रगल का, मतलब कि वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। तो ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो मैंने अभी आपको बताई कि वर्कर्स ऑफ ऑल कंट्रीज यूनाइट, ये वाली स्टेटमेंट एंड में लिखी गई थी इस बुक के। और शुरुआत में कौन सी स्टेटमेंट लिखी गई थी, ये वाली जो मैंने अभी बताई आपको। ठीक है, तो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखी गई थी। फिर हम बात कर लेते हैं 14 क्वेश्चन की, द सबटाइटल ऑफ दास कैपिटल। अब दास कैपिटल किसकी बुक थी, दास कैपिटल किसकी बुक थी, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, अब दास कैपिटल के टोटल 3 वॉल्यूम्स आए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम जो था वो मार्क्स ने लिखा था, लेकिन जो सेकंड एंड थर्ड वॉल्यूम था ये किसके द्वारा लिखा गया था, एंगल्स के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अब इसका हम टाइटल देख लेते हैं। इसका जो सब टाइटल है वो क्या था, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसका सब टाइटल क्या दिया हुआ था दास कैपिटल का, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये आपको याद रखना है कि दास कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मार्क्स की। ठीक है, और ठीक है, और इसमें वो एक कंसेप्ट की बात करते हैं जो उन्होंने थ्योरी भी दी है। तो इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो इन्होंने दिया था, जिसमें कि वो सरप्लस वैल्यू की बात करते हैं, सरप्लस वैल्यू। ठीक है, सरप्लस वैल्यू की बात करते हैं। सरप्लस वैल्यू क्या होता है, जो मैंने बताया था आपको कि ये प्रॉफिट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है उसी को हम सरप्लस वैल्यू बोलते हैं, जो कैपिटलिस्ट लोगों के पास चला जाता है। ठीक है, और इनकी पब्लिश्ड की डेट देख लेते हैं कि ये कब पब्लिश हुई थी। ये बुक जो फर्स्ट वॉल्यूम था वो 1867 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर हम सेकंड वॉल्यूम की बात करें, ये 1885 में किया गया था एंगल्स के द्वारा। और जो थर्ड वॉल्यूम है ये हमारा 1894 में किया गया था। ठीक है, ये दोनों एंगल्स के द्वारा किए गए थे। ये 1883 में तो कार्ल मार्क्स की डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके बाद एंगल्स ने ये दोनों वॉल्यूम दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच ईयर डिड द पेरिस कम्यून टेक प्लेस। अब पेरिस कम्यून जो है वो कब बना था, किस वर्ष हुआ था, पेरिस कम्यून कब बना था, किस वर्ष हुआ था। तो ये हम देखेंगे यहाँ पर कि पेरिस कम्यून कब हुआ था। तो ये 1871 में बना था। ठीक है, अब पेरिस कम्यून के बारे में कार्ल मार्क्स ने काफ़ी सारी बातें लिखी हैं। पेरिस कम्यून को
कार्ल मार्क्स क्या करते थे, प्रेज करते थे, इसकी सराहना करते थे, और इसी से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल में भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो पेरिस कम्यून कब इस्टेब्लिश हुई थी, कब बनी थी, 1871 में बनी थी। ठीक है, और पेरिस कम्यून को उन्होंने ये बोला था कि पेरिस कम्यून जो है वो पहला ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि वर्किंग क्लास की जो है वो जो स्टेट की पावर है वो वर्किंग क्लास के हाथ में आ गई है। ठीक है, यहाँ पर वर्किंग क्लास की जो है वो स्टेट बन चुका है, वर्किंग क्लास की गवर्नमेंट बन चुकी है। तो उन्होंने यही बोला था कि पहली ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो गवर्नमेंट है वो वर्किंग क्लास की बनी है, उसको उन्होंने पेरिस कम्यून बोला था। ठीक है, पेरिस कम्यून बोला था, और इसीलिए इन्होंने इसी से इन्फ्लुएंस होके फर्स्ट इंटरनेशनल भी इस्टेब्लिश की थी, उसी में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, फिर हमारा आता है 15th क्वेश्चन। द फर्स्ट इंटरनेशनल वर्किंग मैंस एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड बाय। तो जो फर्स्ट इंटरनेशनल है वो किसके द्वारा बनी थी, मैंने अभी बताया कि ये किससे इन्फ्लुएंस होकर बनाई थी, ये उन्होंने पेरिस कम्यून से इन्फ्लुएंस होकर बनाई थी। किसने, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने बनाई थी फर्स्ट इंटरनेशनल। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल जो बनाई जाती हैं ये क्यों बनाई जाती हैं, ये वाली फर्स्ट इंटरनेशनल जो बनाई गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा बनाई गई थी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि दुनिया में जितने भी वर्कर्स हैं उन सभी को यूनाइट करना, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना कि जहाँ से वो अपनी आवाज़ उठा सके, अपनी सोसाइटी को सोशलिस्ट सोसाइटी की तरफ ले जा सके, कम्युनिज्म की तरफ ले जा सके। ठीक है, तो ये उनका एक प्लेटफॉर्म था फर्स्ट इंटरनेशनल जो कि इस्टेब्लिश की गई थी, और ये 1864 में इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, ये मार्क्स के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। इसमें इंटरनेशनल जो भी वर्कर्स हैं, इंटरनेशनली जितने भी वर्कर्स हैं उनको यूनाइट करने की बात की गई थी। ठीक है, जिससे कि उनकी जो वेजेस हैं और जो उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सकें। ठीक है, इसमें इन वर्कर्स के हित की बात की गई थी, वर्कर्स के अधिकारों की बात की गई थी, जो फर्स्ट इंटरनेशनल था। ठीक है, चलिए अब हम इसमें कुछ और इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल हमने यहाँ पर देख ली, सेकंड इंटरनेशनल भी देख लेते हैं, जो कि आपसे बार बार पूछी जाती है कि फर्स्ट इंटरनेशनल हो गई, एंड सेकंड इंटरनेशनल, एंड थर्ड इंटरनेशनल, एंड फोर्थ इंटरनेशनल। तो टोटल हम यहाँ पर देखते हैं कि 4 इंटरनेशनल थी। कितनी थी, कितनी इंटरनेशनल की बात करते हैं हम, 4 इंटरनेशनल, 4 इंटरनेशनल्स थी। फर्स्ट इंटरनेशनल जिसकी हमने अभी बात की, तो ये 1864 में इस्टेब्लिश हुई थी, 64 में। ठीक है, और सेकंड हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी, ये लंदन में इस्टेब्लिश हुई थी। ये लंदन में इस्टेब्लिश हुई थी। इसमें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में जितने भी वर्कर्स हैं उन सभी को यूनाइट करने के लिए ये जो इंटरनेशनल है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और इसमें और कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि तो ये हमारा हो गया कि हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल हो गई। अब हम सेकंड इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं। सेकंड इंटरनेशनल, ठीक है, सेकंड इंटरनेशनल कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी, ये पेरिस में बनी थी। ठीक है, इसमें जितनी भी सोशलिस्ट और लेबर पार्टीज़ हैं उनको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, इसमें सोशलिस्ट एंड लेबर पार्टीज़ को इंक्लूड किया गया था। फिर हम थर्ड इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं। थर्ड इंटरनेशनल, अब ये थर्ड इंटरनेशनल जो है इसको हम कमेंटर्स भी बोलते हैं, कमेंटर्न। ठीक है,
कॉमिंटन बोलते हैं ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है, कम्युनिज्म एंड इंटरनेशनल, कम्युनिस्ट एंड इंटरनेशनल से मिलकर ये कॉमिंटर्स बन गया। तो ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये 1919 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। और ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, बाय लेनिन, ठीक है। लेनिन के द्वारा कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी, ये मॉस्को में, ठीक है। इसमें भी यही था कि जितने भी कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशंस हैं उनको वर्ल्ड वाइड किस तरीके से फैलाया जा सकता है, कि कम्युनिस्ट जो रिवॉल्यूशन है उनको प्रमोट करने की यहाँ पर बात की गई थी, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या है, इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। फोर्थ इंटरनेशनल की हम बात कर लेते हैं। फोर्थ इंटरनेशनल कब बनी थी, किसके द्वारा बनाई गई थी, ये 1938 में बनाई गई थी, ठीक है। ये ट्रोट्स्की के द्वारा बनाई गई थी, लियोन ट्रोट्स्की जो थे, ठीक है, लियोन ट्रोट्स्की के द्वारा बनाई गई थी। और ठीक है, इतना ये काफ़ी है। देखिए यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ये कब फाउंड हुई थी, फर्स्ट इंटरनेशनल जो थी वो कब फाउंड हुई थी हमारी, 1864 में हुई थी। ये लंदन में थी, इंग्लैंड में इसको फाउंड किया गया था। ऑफिशियल नेम क्या था इसका, इंटरनेशनल वर्किंग मैंस एसोसिएशन, जिसको हम फर्स्ट इंटरनेशनल भी बोलते हैं। ऑफिशियल नाम भी याद रखना है आपको। की लीडर कौन थे इसके, कार्ल मार्क्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, द फर्स्ट इंटरनेशनल वॉज इस्टेब्लिश इन लंदन इन 1864 टू यूनाइट वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस कंट्रीज, ठीक है। एंड कार्ल मार्क्स सर्व्ड एज इट्स लीडिंग इंटेलेक्चुअल एंड ड्राफ्टेड मैनी ऑफ इट्स की डॉक्यूमेंट। तो इसमें कार्ल मार्क्स जो थे वो लीडिंग इंटेलेक्चुअल थे, एक की लीडर की तरह उन्होंने इसमें काम किया था। इसमें जितने भी वर्कर्स हैं उनको यूनाइट करने की बात की गई थी। फर्स्ट इंटरनेशनल में यही बात आपको याद रखनी है कि इसका सन क्या था, ये कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी, किसके द्वारा, इसका की लीडर कौन था, इसका ऑफिशियल नेम क्या था, ठीक है। इतनी बातें आपको फर्स्ट इंटरनेशनल के बारे में याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं सेकेंड इंटरनेशनल, जो कि 1889 में पेरिस में इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशलिस्ट एंड लेबर पार्टीज़, ये किसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, इसमें जितने भी सोशलिस्ट पार्टीज़ थी, जितने भी लेबर पार्टीज़ थी, उन सभी ने मिलकर इस इंटरनेशनल को बनाया था, ठीक है। और इसमें इन सभी सोशलिस्ट पार्टीज़ को प्रमोट किया था, सोशलिस्ट आइडिया को प्रमोट करने की बात की गई थी, वर्कर्स के राइट की बात की गई थी। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, 1 मई एज इंटरनेशनल वर्कर्स डे, 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे यहाँ पर घोषित किया गया था। एंड सपोर्टेड द 8th आवर वर्किंग डे, उन्होंने वर्कर्स के लिए बोला था कि 8 आवर वर्किंग डे होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ 8 घंटे का काम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको 15-15 घंटे 16-16 घंटे काम करवाओ, ठीक है, ठीक है। और हम फर्स्ट इंटरनेशनल में हम ये भी देख लेते हैं कि ये डिज़ोल्व हो गई थी क्योंकि कार्ल मार्क्स एंड जो मिखाइल थे उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया था। उसके कारण क्या हो गया था कि ये जो इंटरनेशनल थी ये डिज़ोल्व हो गई थी। फिर उसके बाद सेकंड इंटरनेशनल आती है। सेकंड इंटरनेशनल भी हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाता है इसमें एक तरह से, ठीक है। सेकंड इंटरनेशनल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड इंटरनेशनल बनती है जिसको यहाँ पर कॉमिंटर्स बोला जाता है, ठीक है। कॉमिंटर्स मतलब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, वॉज फाउंडेड बाय व्लादिमीर लेनिन। फिर व्लादिमीर लेनिन ने, जो कि हम देखते हैं कि जो बोल्शेविक पार्टी, जो रशिया में बोल्शेविक पार्टी बनती है उसके नेता कौन होते हैं, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। तो उन्होंने इस थर्ड इंटरनेशनल को बनाया था जो कि मॉस्को में बनाया गया था 1919 में। तो ये किस लिए बनाया गया था, यूनाइट कम्युनिस्ट पार्टीज़ एंड प्रमोट वर्ल्ड कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था और कम्युनिस्ट पार्टीज़ को यूनाइट करने के लिए थर्ड इंटरनेशनल बनाया गया था, ठीक है। और ये भी बाद में डिसॉल्व हो जाती है। कि क्यों डिसॉल्व हो जाती है, ये 1943 में डिसॉल्व हो जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, ये डिसॉल्व इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जब हमने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइज पावर बनी थी, तो अलाइज जो पार्टनर्स थे
जैसे कि हमने ब्रिटेन, अलाइज पावर में कौन कौन से थे, ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट था, ठीक है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट था, और उनके साथ कौन था, रशिया था। तो यहाँ पर एक डर हो गया था कि जो ब्रिटेन एंड यूएसए है वो कहीं ये ना समझ ले कि ये अपनी जो आइडियोलॉजी है, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, उसको, सोशलिज्म को फैलाना चाह रहा है कि वर्ल्ड में, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये विश्वास दिलाने के लिए कि हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पर जर्मनी को हराना है, ना कि हमें यहाँ पर ये सब प्रमोट करना है, अपनी सोशलिस्ट पार्टी को प्रमोट करना है, कम्युनिज्म को प्रमोट करना है। तो इसलिए उन्होंने इस पार्टी को क्या किया था, डिसॉल्व कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए ये पार्टी जो थी वो डिसॉल्व हो गई थी 1943 में, ठीक है। व्लादिमीर लेनिन जब यहाँ पर थर्ड इंटरनेशनल, व्लादिमीर लेनिन ने इसको बनाया था, और उसके बाद व्लादिमीर लेनिन की जब डेथ हो गई थी उसके बाद यहाँ पर स्टालिन आ गए थे, ठीक है, स्टालिन आ गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आती है फोर्थ इंटरनेशनल। फोर्थ इंटरनेशनल को किसके द्वारा बनाया जाता है, लियोन ट्रोट्स्की के द्वारा। लियोन ट्रोट्स्की के बारे में भी आपने रशियन रिवॉल्यूशन में ही पढ़ा होगा, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी जब रशियन रिवॉल्यूशन का चैप्टर कवर कराऊंगी। तो पहले हम यही देख लेते हैं कि लियोन ट्रोट्स्की ने इसको इस्टेब्लिश किया था, और ये स्टालिन को क्रिटिसाइज़ करते थे, स्टालिनिज्म को विरोध करते थे, जो स्टालिन की जो आइडियोलॉजी थी उसको विरोध करते थे। इसलिए लियोन ट्रोट्स्की ने उसके विरोध में क्या किया था कि फोर्थ इंटरनेशनल को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, 1938 में, टू अपोज स्टालिनिज्म एंड कंटिन्यू टू रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट मूवमेंट थ्रू द आइडिया ऑफ परमानेंट रिवोल्यूशन। तो इन्होंने किसकी बात करी थी, परमानेंट रिवोल्यूशन की बात करी थी। कि देखो स्टालिन क्या कहते थे, स्टालिन कहते थे कि वो सिर्फ अपनी कंट्री तक सीमित थे, कि हमें रशिया में सोशलिज्म लाना है, ठीक है। लेकिन लियोन ट्रोट्स्की क्या कहते हैं कि हमें इंटरनेशनली सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करना होगा, और जब तक ये सोशलिज्म इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है, जब तक हमें ये रिवॉल्यूशन कंटिन्यू रखना होगा, ठीक है। तो यही बोलते थे लियोन ट्रोट्स्की। ये क्या करते थे, इंटरनेशनली सोशलिज्म की बात करते थे। लियोन ट्रोट्स्की इंटरनेशनल सोशलिज्म की बात करते, इंटरनेशनली सोशलिज्म को प्रमोट करते थे। लेकिन वहीं हम स्टालिन की बात करें तो वो सिर्फ अपनी कंट्री में, रशिया में सोशलिज्म की बात करते थे कि हमें अपनी कंट्री में सोशलिज्म लाना है, ठीक है। तो इसी को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था, और इसीलिए उन्होंने परमानेंट रिवॉल्यूशन की बात की थी ट्रोट्स्की ने, ठीक है। अब हम ट्रोट्स्की के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि ट्रोट्स्की कौन थे। तो इन्होंने बोल्शेविक रिवॉल्यूशन में लेनिन का बहुत साथ दिया था, ठीक है। लियोन ट्रोट्स्की ने लेनिन का बहुत साथ दिया था बोल्शेविक रिवॉल्यूशन में। जब रशिया में रिवॉल्यूशन चल रहा था तो उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने एक आर्मी बनाई थी, रेड आर्मी। क्या बनाई थी इन्होंने, एक रेड आर्मी बनाई थी, ठीक है। इन्होंने एक रेड आर्मी बनाई थी। और फिर हम बात करते हैं कि और ये किसके विरोध में बनाई थी, ये जो नॉन बोल्शेविक्स थे ना, उनके विरोध में बनाई थी, जिनको हम वाइट आर्मी भी बोलते हैं। नॉन बोल्शेविक्स जो थे उनको हम वाइट आर्मी भी बोलते हैं, वाइट आर्मी, ठीक है। उन्हीं के विरोध में इन्होंने, ट्रोट्स्की ने क्या बनाई थी, अपनी एक रेड आर्मी इस्टेब्लिश की थी 1918 में। ये 1918 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। क्योंकि 1918 से हम 21 तक देखते हैं कि वहाँ पर एक रशिया में क्या चल रहा था, वहाँ पर एक सिविल वॉर चल रहा था। तो सिविल वॉर के दौरान ही उन्होंने रेड आर्मी इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने जो है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था। व्लादिमीर लेनिन को इन्होंने बहुत साथ दिया था। और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन को अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो मेन बात यहाँ पर ये है कि लियोन ट्रोट्स्की को रेड आर्मी के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि इन्होंने रेड आर्मी इस्टेब्लिश की थी। किसके अगेंस्ट में की थी, वाइट आर्मी के अगेंस्ट में की थी, जो नॉन बोल्शेविक्स हैं उनके अगेंस्ट में की थी, ठीक है। और ये जो रेड आर्मी है ये कब इस्टेब्लिश की गई थी, 1918 में इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है।
ठीक है, तो चलिए इतना काफ़ी है ट्रोट्स्की के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म जो थ्योरी है वो किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई थी? ये किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई थी? इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म वही है, जब मैंने हिस्टोरिकल मेटलिज्म की थ्योरी आपको पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था कि उन्होंने इकोनॉमी को बेस माना था, उसी को उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बताया था, और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से किसी भी सोसाइटी की इकोनॉमी चेंज होती है उसी तरीके से उसके जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं, जो सुपर स्ट्रक्चर हैं, वो भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो इसीलिए इसको इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। तो इसलिए हम यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स हो गया। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा। कि इकोनॉमी निर्धारित करती है, डिटर्मिनिज्म का मतलब यही है ना, निर्धारित करती है, नियतिवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है, इकोनॉमिक बेस जो है, सोसाइटी डिटरमाइंस इट्स पॉलिटिकल, लीगल, रिलीजन, कल्चर, इंस्टीट्यूशंस, जिनको हम सुपर स्ट्रक्चर में रखते हैं। ठीक है, चेंजेस इन सोसाइटी आर प्राइमरीली ड्राइवन बाय चेंजेस इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो कि मैंने बताया इकोनॉमी से उनका मतलब क्या था? मोड ऑफ प्रोडक्शन से। एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, ठीक है, इकोनॉमिक रिलेशंस एंड मोड ऑफ प्रोडक्शंस के कारण ही जो है सोसाइटी चेंज होती है। ड्राइवन किसके कारण होती है? वो हमारी मोड ऑफ प्रोडक्शन या फिर इकोनॉमिक कंडीशन के कारण होती है। इकोनॉमिक कंडीशंस अल्टीमेटली शेप सोशल इंस्टीट्यूशंस, जिसको हम पॉलिटिकल सिस्टम, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ठीक है, ये सभी बातें हम कवर कर चुके हैं। चलिए, हु रोट द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड। वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड को किसने लिखा था? बताइए। द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, ये कौन सी बुक है? किसके द्वारा लिखी गई थी? ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी एंगल्स के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? एंगल्स के द्वारा, फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, फ्रेडरिक एंगल्स। तो इनकी सारी बुक्स मैंने कवर कराई हुई है, जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। ठीक है, द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मेटलिज्म वॉज प्रोपाउंडेड बाय। देखिए फिर से हिस्टोरिकल मेटलिज्म की थ्योरी आ गई। हिस्टोरिकल मेटलिज्म किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था। व्हाट डिड कार्ल मार्क्स प्रिडिक्ट वुड इवेंचुअली हैपन टू कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब कार्ल मार्क्स का क्या मानना था? कार्ल मार्क्स ने क्या प्रिडिक्ट किया था कि इवेंचुअली अंततः कैपिटलिस्ट सोसाइटी के साथ क्या होगा? क्या होगा? दे वुड थ्राइव एंड एक्सपेंड इंडेफिनेटली, मतलब कि वह अनिश्चित काल तक समृद्ध होती रहेंगी, उनका विस्तार होता रहेगा। दे वुड मर्ज विद एरिस्टोक्रेट सिस्टम, वे अभिजातीय व्यवस्था के साथ विलय हो जाएंगी। ए प्रोलेटेरियन रिवोल्यूशन वुड ओवरथ्रोन देम, सर्वहारा वर्ग जिसको हम प्रोलेटेरिएट कहते हैं, उसकी क्रांति उन्हें उखाड़ फेंकेगी। दे वुड ट्रांसफॉर्म इनटू फ्यूडल सोसाइटी, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है फ्यूडल सोसाइटी बन जाएगी, सामंतवादी सोसाइटी बन जाएगी। तो उनका मानना क्या था? उन्होंने क्या कहा था कि जो प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन है, जो वर्कर्स का रिवॉल्यूशन है, वो इस सोसाइटी को ओवरथ्रो कर देगा, मतलब कि इसको उखाड़ फेंकेगा। ठीक है, तो उन्होंने किसकी बात करी थी? प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन की बात करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु रोट द वेल्थ ऑफ नेशन। अभी मैंने बताया था कि वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई थी? एडम स्मिथ के द्वारा, जिनको हम फादर ऑफ कम्युनिज्म, फादर ऑफ कैपिटलिज्म एंड इकोनॉमिक्स के फादर भी बोला जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इनकी कुछ फेमस स्टेटमेंट्स है जो मैंने आपको सारी कवर कराई हुई हैं। उसमें से एक स्टेटमेंट ये है कि पीशेंट्स आर फॉर्म्ड बाय सिंपल एडिशन ऑफ होमोलोगस मैग्नीट्यूड सच एज पोटैटोज इन ए सैक फॉर्म अ सैक ऑफ पोटैटोज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि किसान समान प्रकार की इकाइयों के साधारण जोड़ से बनते हैं, जैसे आलू एक बोरी से मिलकर आलूओं की एक बोरी बनाते हैं। तो ये किसने बोला था? तो कार्ल मार्क्स ने पीशेंट्स के बारे में क्या बोला था कि किसान वैसे ही होते हैं जैसे बोरे में भरे हुए आलू, वे केवल एक साथ रखे गए हैं
लेकिन वे एक संगठित समूह नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक साथ हमें दिख रहे हैं कि सारे जो आलू हैं ये एक बोरे में हैं, हमें एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये संगठित है ही नहीं। ठीक है, एक्चुअल में ये संगठित नहीं है। उन्होंने पेशेंट्स को सैक ऑफ पोटैटो बोला था। तो ये स्टेटमेंट आपको ये टर्म याद रखना है, सैक ऑफ पोटैटो। ठीक है, तो वो किसने बोला था? कार्ल मार्क्स ने बोला था। पेशेंट्स के बारे में ये स्टेटमेंट किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने दी थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 22 क्वेश्चन की। हु प्रोपाउंडेड द क्लास थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन सोशल क्लासेस। अब सोशल क्लास, जब भी मैंने बात बताई थी आपको कि सोशल क्लासेस, वर्ग की बात कौन करता था? ये कार्ल मार्क्स करते थे। वर्ग संघर्ष की बात किसने की थी? क्लास थ्योरी किसने दी थी? क्लास थ्योरी किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने दी थी। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने दी थी। तो ये हम यहाँ पर आंसर लगा देंगे। और जैसे कि मैंने बताया था कि हर सोसाइटी में क्या होता है कि प्रिमिटिव सोसाइटी आती है और फिर उसके बाद स्लेवरी सोसाइटी आती है, देन इस तरीके से फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, फिर उसके बाद सोशलिज्म एंड देन कम्युनिज्म सोसाइटी, जिसको हम फाइनल स्टेज ऑफ सोसाइटी बोलते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कहा था कि हर स्टेज में, जैसे कि उन्होंने कैपिटलिज्म पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, जिसमें उन्होंने 2 क्लासेस बताई थी। कौन कौन सी क्लासेस बताई थी उन्होंने? एक तो बुर्जुआ वर्ग बताई थी और एक प्रोलेटेरिएट क्लास बताई थी, जिसको मैंने अभी बताया। बुर्जुआ वर्ग में उन्होंने किसको रखा था? बुर्जुआ वर्ग में वो क्या करते थे? जितने भी इंडस्ट्रीज़ के ओनर्स हैं उन सभी को वो किस में रखते थे? बुर्जुआ वर्ग में रखते थे। और प्रोलेटेरिएट में जितने भी वर्कर्स एंड लेबर्स हैं उन सभी को प्रोलेटेरिएट बोलते थे, जिसको हम वर्किंग क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, तो बुर्जुआ वर्ग के द्वारा जो सर्वहारा वर्ग है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। और जब इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो प्रोलेटेरिएट क्या करते हैं? जो वर्किंग क्लास है वो क्या करती है? रिवॉल्यूशन कर देती है। रिवॉल्यूशन कर देती है। एंड देन सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी चेंज होकर कहाँ पर पहुँच जाएगी? सोशलिज्म में पहुँच जाएगी। उन्होंने यही बात की थी ना। ठीक है, तो इसी तरीके से उन्होंने वर्ग संघर्ष की भी बात की थी। और यहाँ पर उन्होंने कुछ डेमोक्रेसी की, यहाँ पर क्लास थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन सोशल क्लासेस, ये किसने कहा था? ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। डेमोक्रेसी इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी रिफ्लेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग बुर्जुआ क्लास। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है उसमें अगर डेमोक्रेसी है भी, अगर हम देखते हैं कि भाई कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है, तो वो किसके इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है? वो सिर्फ बुर्जुआ वर्ग के जो बुर्जुआ क्लासेस हैं उसी के इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है, उसी के बारे में सोचेगा। ठीक है, जो डेमोक्रेसी, अगर उस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में डेमोक्रेसी है भी तो वो किसके बारे में सोचेगा? बुर्जुआ वर्ग के बारे में सोचेगा। द स्टेट एंड इट्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास। और जो स्टेट है वो और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो किससे इन्फ्लुएंस होंगे? वो इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास से इन्फ्लुएंस होंगे। और वो इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास कौन सी है? वो बुर्जुआ क्लास है, बुर्जुआ वर्ग है, जो फैक्ट्रीज के ओनर्स हैं। ठीक है, सारी इकोनॉमी तो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग वो सारी पॉलिसीज़ वगैरह सब इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो जेन्युइन डेमोक्रेसी कैन बी अचीव्ड ओनली आफ्टर द अबोलिशन ऑफ क्लास डिवीज़न एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ क्लासलेस सोसाइटी। तो उन्होंने कहा था कि अगर हमें जेन्युइन डेमोक्रेसी चाहिए ना, अगर हम जेन्युइन डेमोक्रेसी को अचीव करना चाहते हैं तो हमें क्लास डिवीज़न को अबोलिश करना होगा, ख़त्म करना होगा। ये जो क्लास डिवीज़न है सोसाइटी में, ठीक है, ये जो वर्गों में विभाजित है हमारी सोसाइटी, ठीक है, और इस्टेब्लिश ऑफ ए क्लासलेस सोसाइटी, और एक ऐसी सोसाइटी हमें इस्टेब्लिश करनी होगी जहाँ पर कोई भी क्लास नहीं हो। ठीक है, क्लासलेस सोसाइटी हो। तो बुर्जुआ, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्क्स किसकी बात करते थे? मार्क्स क्लासलेस सोसाइटी की बात करते थे, क्लासलेस सोसाइटी। ठीक है, और फिर किसकी बात करते थे? स्टेटलेस सोसाइटी। और ये कौन सी स्टेज थी? कौन सी स्टेज में आएगा? ये हमारा कम्युनिज्म की जब स्टेज आएगी, ठीक है, जब कम्युनिस्ट सोसाइटी आ जाएगी हमारे यहाँ पर,
कम्युनिस्ट सोसाइटी कैसी होगी हमारी, जहाँ पर कोई भी क्लास नहीं होगी, कोई भी स्टेट नहीं होगा, सब एक इगैलिटेरियन सोसाइटी होगी, सब रिसोर्सेज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो उसी को हम कम्युनिस्ट सोसाइटी बोलेंगे। और इसी को हम उन्होंने फाइनल स्टेज ऑफ सोसाइटी बोला था, फाइनल स्टेज ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्ल मार्क्स आर करेक्ट। कार्ल मार्क्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं इसको। कैपिटलिस्ट ओन्ड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। कारखानों में निवेश की गई पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व था। बिल्कुल ये बात उन्होंने कही थी कि जो कारखानों में निवेश है, निवेश की गई पूंजी है, उस पर किसका अधिकार है, किसका स्वामित्व है, पूंजीपतियों का स्वामित्व है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि सारा प्रॉफिट किसके पास चला जा रहा है, वो सारा प्रॉफिट पूंजीपति लोगों के पास चला जा रहा है। ठीक है, जब तक पूंजीपति लाभ को अपने पास संचित करते रहेंगे, जब तक श्रमिकों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। तो वो ये भी बात करते थे कि जब तक ये सारा लाभ, ये सारा प्रॉफिट किसके पास एक्यूमुलेट होता रहेगा, ये पूंजीपति लोगों के पास, कैपिटलिस्ट लोगों के पास जो है वो सारा प्रॉफिट जाता जाएगा, जब तक श्रमिकों की स्थिति इम्प्रूव नहीं होगी, उनकी कंडीशन सही तरीके से सुधर नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये बात भी वो करते थे। ठीक है, एंड थर्ड क्या है, श्रमिकों को ऐसा क्रांतिकारी समाज बनाना चाहिए जहां सभी संपत्तियों पर निजी स्वामित्व, प्राइवेट ओनरशिप हो। क्या उन्होंने ये बोला था कि श्रमिकों को ऐसा क्रांतिकारी समाज बनाना चाहिए जहाँ पर सभी संपत्ति जो है वो किसके, निजी स्वामित्व के हाथ में हो? नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है। कार्ल मार्क्स ने तो इसका विरोध किया था कि निजी स्वामित्व तो होना ही नहीं चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी तो ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर यही इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर हम डी भी देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज भविष्य का स्वाभाविक समाज है। तो उन्होंने इसको नेचुरल सोसाइटी, एक स्वाभाविक समाज बोला था। जैसे कि मैंने स्टेजेस में बताया था कि वो किस सोसाइटी की कल्पना करते थे, वो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी की कल्पना करते थे, जो एक नेचुरल सोसाइटी होगी। ठीक है, फ्यूचर की जो नेचुरल सोसाइटी होगी वो कौन सी थी, कम्युनिस्ट सोसाइटी। मार्क्स इसकी बात करते थे और इसी को उन्होंने फाइनल स्टेज भी बोला था। तो ये भी हमारा सही है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who argued in 1853 that railways would be the forerunner of modern industry in India? ठीक है, किसने यह तर्क दिया था कि भारत में रेल मार्ग आधुनिक उद्योग के अग्रदूत सिद्ध होंगे? तो किसने बोला था, ये कार्ल मार्क्स ने बोला था। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने अपना एक आर्टिकल लिखा था जिसमें कि भारत के बारे में कुछ लिखा था, भारत के बारे में काफ़ी बातें उन्होंने बताई थी, जिसमें कि उन्होंने ये भी बताया था कि जो रेलवे है वो भारत का अग्रदूत साबित होगा। ठीक है, ये सारे आर्टिकल मैं कवर करा चुकी हूँ, आप लेक्चर को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। To whom did Karl Marx dedicate the first volume of his seminal work Capital? अब जो दास कैपिटल जो इनकी बुक थी, जो उसका फर्स्ट वॉल्यूम था, मैंने बताया कि उसके 3 वॉल्यूम्स आए थे। फर्स्ट वॉल्यूम जो था वो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और बाकी के जो 2 वॉल्यूम थे वो किसके द्वारा लिखे गए थे, एंगल्स के द्वारा लिखे गए थे। तो ये फर्स्ट वॉल्यूम है वो उन्होंने किसको डेडिकेट किया था, उन्होंने विलियम वोल्फ को डेडिकेट किया था। ठीक है, ये किसको डेडिकेट किया था, विलियम वोल्फ को। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। Who wrote the condition of working class in England? ये अभी मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, ये किसने लिखी थी बुक, फ्रेडरिक एंगल्स ने बुक लिखी थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर सारी बुक्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये कार्ल मार्क्स की कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स की कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। जैसे कि देखो इसमें ये सारी बुक्स हैं उनकी, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बुक हैं वो कौन कौन सी हैं,
ये हमारी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिक ऑफ द गोथ प्रोग्राम, जो कि 1875 में लिखी गई थी। ठीक है, इसमें कम्युनिस्ट सोसाइटी की बात की गई थी। दास कैपिटल, दास कैपिटल इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वॉल्यूम, जो कि 1861 में लिखा गया था। एंड इसमें किस चीज़ की बात की गई थी? सरप्लस वैल्यू, सरप्लस वैल्यू एंड कैपिटलिज्म के बारे में बताया गया था। फिर है द सिविल वॉर इन फ्रांस, ये भी मार्क्स की इम्पोर्टेंट बुक है, जो 1871 में बनी थी। और इसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया था? पेरिस कम्यून, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि पेरिस कम्यून के बारे में आपके उसमें क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, पेरिस कम्यून कब हुआ था? तो ये 1871 में ही हुआ था। ठीक है, और 1871 में जो है इन्होंने सिविल वॉर इन फ्रांस में पेरिस कम्यून को मेंशन किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कौन सी बुक में पेरिस कम्यून को मेंशन किया था, द सिविल वॉर इन फ्रांस। ठीक है, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ये वाली बुक हो गई, इसमें भी क्लास स्ट्रगल के बारे में बताया गया था। एंड ये वाली बुक भी इम्पोर्टेंट है, द 18 ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट, ये 1852 में पब्लिश हुई थी। एंड स्टेट एंड रिवोल्यूशन के बारे में इसमें बताया था। किसके बारे में? स्टेट, राज्य और रिवोल्यूशन, क्रांति के बारे में इसमें बताया था। फिर ये वाली कौन सी बुक है? इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। ठीक है, ये वाली बुक भी इम्पोर्टेंट है, ये 1844 में पब्लिश 1844 में लिखी गई थी और पब्लिश लेटर पब्लिश की गए थे, इसको बाद में इसको पब्लिश किया गया था। और एलिनेशन थ्योरी, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, एलिनेशन थ्योरी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है, एक एक्सप्लेन किया गया है एलिनेशन थ्योरी के बारे में। ठीक है, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, यह भी इम्पोर्टेंट बुक है, 1847 में लिखी गई थी। क्रिटिक ऑफ प्रूडहॉन, क्रिटिक ऑफ प्रूडहॉन। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है, इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में बताया गया है। फिर हम बात करते हैं थीसिस ऑन फ्यूरबेक। ठीक है, थीसिस ऑन फ्यूरबेक के बारे में यहाँ पर बताया गया, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है आपकी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको कार्ल मार्क्स के बारे में याद रखनी है। ठीक है, और ये फ्रेडरिक एंगल्स की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है। द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, स्टडी ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड वर्कर्स कंडीशन के बारे में इसमें बताया गया था। ठीक है, फिर हम देखते हैं एंटी धूरिंग। एंटी धूरिंग जो है ये भी एंगल्स के द्वारा लिखी गई है पुस्तक। ठीक है, 1878 में लिखी गई थी। ठीक है, फिर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, सोशलिज्म, यूटोपियन एंड साइंटिफिक। तो इसमें उन्होंने यूटोपियन सोशलिज्म एंड साइंटिफिक सोशलिज्म के बारे में क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है अपनी बुक में। 1880 में ये लिखी गई थी। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है एंगल्स की। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है, 1884 में इसको लिखा गया था। फिर हम बात करते हैं डायलेक्ट्स ऑफ नेचर, डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी, 5 to 6 बुक्स हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बुक्स तो इन्होंने काफ़ी सारी लिखी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बुक्स आपकी यही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि को ऑथर्ड विद कार्ल मार्क्स, मतलब कार्ल मार्क्स के साथ फ्रेडरिक एंगल्स ने जो कोलैबोरेशन के साथ जो बुक्स लिखी थी, वो कुछ 3 बुक है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं द होली फैमिली। होली फैमिली कब लिखी गई थी? 1845 में लिखी गई थी। फिर हम बात करते हैं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि 1848 में लिखी गई थी। और जर्मन आइडियोलॉजी, जो 1845 से 46 में लिखी गई थी। ठीक है, तो ये 3 बुक हैं और इनका सन भी आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये आपकी बुक्स कंप्लीट हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक बाय कार्ल मार्क्स। अब यहाँ पर पूछा है कि कौन सी बुक है जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो अभी मैंने आपको सारी बुक्स यहाँ पर कवर कराई कि कार्ल मार्क्स ने कौन सी बुक लिखी थी एंड फ्रेडरिक एंगल्स ने कौन सी बुक लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी बुक है देख लेते हैं। अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द 18 ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट। तो ये वाली बुक तो हमने देखी थी कि कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, है ना।
द ओरिजिन ऑफ द फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। और ये वाली बुक तो हमने देखी है अभी कि ये तो किसने लिखी है, एंगल्स ने लिखी है, ठीक है, एंगल्स ने लिखी है। द पॉवर्टी ऑफ द फिलोसफी ये भी मार्क्स ने लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी बुक है जो कि कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है, तो वो यही वाली बुक है, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। तो ये बुक किसकी थी, ये एंगल्स के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच बुक वॉज द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म प्रोपाउंडेड। थ्योरी ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म जो है वो किस बुक में प्रोपाउंड किया गया था, तो ये जो है हमारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में प्रोपाउंड किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोपाउंड की, मतलब कि इसमें सबसे पहले साइंटिफिक सोशलिज्म को किस में मेंशन किया गया था, तो वो सबसे पहले कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किया गया था। लेकिन इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन इसको दूसरी बुक में किया गया था, ठीक है। लेकिन अगर प्रोपाउंड की बात करें तो फर्स्ट इसको प्रोपाउंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following was not a utopian socialist? अब इसमें पूछा गया है कि इसमें से नॉट अ यूटोपियन सोशलिस्ट, यूटोपियन सोशलिस्ट कौन सा नहीं है। तो यूटोपियन सोशलिस्ट के बारे में मैं आपको सारे थिंकर्स बता चुकी हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन एंड चार्ल्स फ्यूरियर, ठीक है। ये तीनों क्या है, हमारे यूटोपियन सोशलिस्ट हैं। क्या है ये, हमारे यूटोपियन सोशलिस्ट। लेकिन जेम्स मिल क्या है, ये हमारा यूटोपियन सोशलिस्ट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, ठीक है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स 1859 बुक अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्टिव फोर्स। अब उन्होंने अपनी बुक में कुछ प्रोडक्टिव फोर्सेस बताई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन में भी मोड ऑफ प्रोडक्शन को भी उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। एक फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन था एंड एक रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन था, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एफओपी एंड आरओपी। तो एफओपी में उन्होंने प्रोडक्टिव फोर्सेस के बारे में बताया था। प्रोडक्टिव फोर्सेस कौन सी होती हैं, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में आप जिस भी सामान का यूज़ कर रहे हो, जिस भी चीज़ का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो सभी चीज़ें क्या हैं, वो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में आएंगी, प्रोडक्टिव फोर्सेस होंगी, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिव फोर्स कौन कौन सी, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में क्या करेंगे, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, लेबर पावर का इस्तेमाल हो रहा है, श्रम शक्ति का भी तो इस्तेमाल हो रहा है, मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आइडियोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो उन्होंने आइडियोलॉजी को इसमें नहीं रखा था, ठीक है। तो नॉट अ प्रोडक्टिव फोर्स, तो प्रोडक्टिव फोर्स कौन सी नहीं है, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी इज नॉट अ प्रोडक्टिव फोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज नॉट रिटन बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा कौन सी बुक नहीं लिखी गई है। अभी हमने देखा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स दोनों के द्वारा लिखी गई थी। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। द सिविल वॉर इन फ्रांस ये भी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन जेनेसिस ऑफ वॉर जो है ये नहीं लिखी गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जेनेसिस ऑफ वॉर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज जॉइंटली रिटन बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। अब कौन सी बुक है जो कि दोनों के द्वारा कोलैबोरेशन के साथ लिखी गई थी, जॉइंटली लिखी गई थी। तो ये वाली पहली बुक कौन सी है, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। तो ये तो हमने देख लिया, ये तो एंगल्स के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। सेकंड बुक क्या है, द होली फैमिली, ठीक है। तो द होली फैमिली क्या है, ये हमने देखा था कि कोलैबोरेशन के बाद इनकी पहली बुक थी जो इन्होंने एक साथ मिलकर लिखी थी, कोलैबोरेशन के साथ लिखी थी, द होली फैमिली, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। अब मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, द इकोनॉमी डज नॉट डिटरमाइन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। इकोनॉमी डिटरमाइन नहीं करती है हिस्ट्री को, बताओ, हिस्ट्री की दिशा को इकोनॉमी निर्धारित नहीं करती है। चलो देखते हैं। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट क्लास एंड द प्रोलेटेरिएट इज ए क्लास स्ट्रगल। तो ये तो बात उन्होंने कही थी कि जो कैपिटलिस्ट है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है एंड जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है उसी को उन्होंने क्या बोला था, क्लास स्ट्रगल। वही क्लास स्ट्रगल है। ठीक है, ये बात तो उन्होंने बताई थी, क्लास स्ट्रगल की बात वो करते थे। बिलीव इन सोशल रिवॉल्यूशन, वो सोशल रिवॉल्यूशन पर बिलीव करते थे कि रिवॉल्यूशन होना चाहिए। द वर्किंग क्लास ऑफ ऑल कंट्रीज शुड यूनाइट, वो ये बात भी कहते थे कि जितने भी वर्किंग क्लास हैं उन सभी को यूनाइट होना चाहिए। तो बात कौन सी नहीं कहते थे, वो बात ये वाली नहीं कहते थे। तो ये वाले जो करेक्टरिस्टिक्स है वो इसका नहीं है। मार्क्सिस्ट सोशलिज्म क्या कहता था कि इकोनॉमी से तो डिटरमाइन होता है, इकोनॉमी तो डिटरमाइन करती है हमारी हिस्ट्री को। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, डज नॉट डिटरमाइन। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू होम कम्युनिस्ट सोसाइटी विल बी द लास्ट स्टेज ऑफ मैंस हिस्ट्री। तो मैंने अभी आपको बताया, जब मैंने स्टेजेस बताई थी तो लास्ट जो फाइनल स्टेज बताई थी वो कम्युनिज्म को बताया था। कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वो लास्ट स्टेज है सोसाइटी की। ठीक है, तो वो किसने बताया था अपनी स्टेजेस में, हिस्ट्री की जो स्टेजेस बताई थी वो किसने बताई थी, कार्ल मार्क्स ने बताई थी। उसी में उन्होंने बताया था जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वो कौन सी होगी, लास्ट स्टेज होगी मैंस हिस्ट्री की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु रोट द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड। ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया। तो ये वाली जो बुक है वो किसने लिखी थी, ये फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखी थी। ठीक है, क्लास स्ट्रगल इज अ फीचर ऑफ विच फिलोसफी। अब क्लास स्ट्रगल किस फिलोसफी से जुड़ा हुआ है, क्लास स्ट्रगल की बात कौन करते थे, मार्क्सिज्म करते थे, कैपिटलिज्म नहीं करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ एलिनेशन। अब मैंने एलिनेशन की थ्योरी आपको पढ़ाई थी। एलिनेशन की थ्योरी में उन्होंने 4 प्रकार के एलिनेशन दिए थे कि जो वर्कर्स हैं वो किस तरीके से इन चारों चीज़ों से एलिनेट होना शुरू हो जाते हैं, उनको अलगाव उनके बीच में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो वो कौन कौन सी थी, एक तो प्रोडक्ट बताया था। ठीक है, दूसरा हमने प्रोसेस बताया था, थर्ड हमने सेल्फ बताया था या वे इसको ह्यूमन क्रिएशन भी बोल देते हैं, एंड फोर्थ हमने सोसाइटी बताया था। ठीक है, सोसाइटी, फैमिली, ठीक है, अदर पीपल्स, तो उन सब से भी वो अलग होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैन इज़ एलिनेटेड फ्रॉम हिमसेल्फ, बिल्कुल सेल्फ से एलिनेट हो जाता है, ये बात उन्होंने कही थी। मैन इज़ एलिनेटेड फ्रॉम अदर ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल अदर ह्यूमन बींग्स से, सोसाइटी से, फैमिली से, इन सभी से एलिनेट होना शुरू हो जाता है। मैन इज़ एलिनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ हिज आउन लेबर। मैन इज़ एलिनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ हिज आउन लेबर। ठीक है, प्रोडक्ट से भी वो एलिनेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मैन इज एलिनेटेड फ्रॉम मटेरियलिटी से वो एलिनेट नहीं होता है, इसकी बात वो नहीं करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि 4 तरह के एलिनेशन की बात करते हैं, प्रोडक्ट की, प्रोसेस की, सेल्फ की, एंड अदर ह्यूमन बीइंग की या फिर सोसाइटी की। ठीक है, तो वो बात किसकी नहीं करते हैं, ये भौतिकता की वो बात नहीं करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की भी बात करते हैं, प्रोसेस की भी बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ कार्ल मार्क्स दास कैपिटल पब्लिश्ड इन रशियन लैंग्वेज। तो रशियन लैंग्वेज में कब पब्लिश की गई थी, देखो ओरिजिनल लैंग्वेज तो इसकी जर्मन थी, लेकिन रशियन लैंग्वेज में इसको दास कैपिटल को कब पब्लिश किया गया था, ये हमारा किया गया था 1870 में। ठीक है, 1870 में इसको पब्लिश किया गया था रशियन लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म विच क्लास विल ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो मार्क्सिज्म के अनुसार कौन सी वो क्लास है जो कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी को ओवरथ्रो कर देगी। ठीक है, वो कौन सी सोसाइटी है, वो है हमारी प्रोलेटेरिएट क्लास, जिसको हम वर्किंग क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बेस्ड हिज आइडियाज ऑन हाउ टू चेंज द वर्ल्ड ऑन द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ सोसाइटी थ्रू हिस्ट्री। समाज का इतिहास के माध्यम से वैज्ञानिक विश्लेषण करके विश्व को बदलने के अपने विचार किसने विकसित किए थे। तो अभी हमने पढ़ा कि साइंटिफिकली सोसाइटी को एनालाइज किसने किया था, और फिर हिस्ट्री की स्टेजेस बताई थी कि हिस्ट्री इस तरीके से डेवलप होगी, आगे बढ़ेगी। तो वो किसने बात की थी, ये आइडिया किसने दिया था, ये आइडिया दिया था हमारा कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में बताई गई है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं कि कौन सी जो बात है उसमें सही है। ठीक है, इट वॉज रिटन बाय कार्ल मार्क्स एंड चार्ल्स फ्यूरियर एंड पब्लिश्ड इन 1848। देखिए 1848 में पब्लिश हुई थी, ये बात भी सही है। कार्ल मार्क्स एंड किसके द्वारा लिखी गई थी ये, फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा। ठीक है, एंगल्स के द्वारा लिखी गई थी, ना कि चार्ल्स फ्यूरियर के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। देयर थॉट्स बिकम द बेसिस ऑफ स्ट्रगल ऑफ द ओप्रेस्ड। उनके जो विचार थे वो संघर्ष का आधार बने। तो बिल्कुल उनके जो विचार थे वो संघर्ष का विचार बने थे। जो उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मेनली वो किस चीज़ की बात करते थे, क्लास स्ट्रगल की उन्होंने बात की थी। क्लास स्ट्रगल को उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया था। ठीक है, क्लास स्ट्रगल को उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, देखिए सी है यहाँ पर कम्युनिस्ट और यहाँ पर क्लास स्ट्रगल है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्लास स्ट्रगल को एक्सप्लेन किया गया था, और उसी में उन्होंने बताया था कि उनके जो थॉट्स हैं वो वो क्या बने थे, स्ट्रगल ऑफ द ओप्रेस्ड। ठीक है, स्ट्रगल ऑफ द ओप्रेस्ड इसी का बेस बना था। देयर थॉट्स बिकम द बेसिस ऑफ द स्ट्रगल ऑफ द ओप्रेस्ड। यहीं पर उन्होंने क्लास स्ट्रगल थ्योरी बताई थी कि किस तरीके से शोषित वर्ग जो है, किस तरीके से जो शोषित वर्ग है, जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को जो है समाज से ओवरथ्रोन कर देगी और एक सोशलिस्ट सोसाइटी लेकर आएगी, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी लेकर आएगी। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ की बात करी थी। लेकिन ये चार्ल्स फ्यूरियर गलत हो जाएगा, तो इसलिए हमारे जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ओनली सेकेंड। ठीक है, सही स्टेटमेंट पूछिए। चलिए, इस लेक्चर में इतना ही। ये सभी आपके जितने भी VYQs हैं वो सभी कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।